हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलके सर स्टडी हब में। अब मुझे लगता है अब आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस समय हम लोग इस चैनल पे क्या पढ़ रहे हैं। ठीक, हाँ बिल्कुल, आप जान ही रहे हो कि इस समय हम लोग इस चैनल पे अंग्रेजी व्याकरण पढ़ रहे हैं। और अंग्रेजी व्याकरण पढ़ते पढ़ते हम लोग पिछले वीडियो में जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन था उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, किन किन जगहों पे होता है, ये हमने पढ़ लिया था। और साथ ही आपको कुछ मुख्य सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को लिखवाया था। अब उसमें से जो मुख्य सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थे उसमें से कितने किस जगह प्रयोग होते हैं आज वो हमको सीखना है। ठीक, तो ये मैंने लिख रखा है यूज ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो जैसा कि जितने आपको लिखवाए गए थे उसमें से एक था टाइम, तो पहला है टाइम, तो समय बताने वाले। तो समय बताने वाले कंजक्शन का काम कौन कौन करते हैं? व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल। अब देखो कह दे कि जब वो आया था तब मैं जानता हूँ, या तुमसे पहले, या तुमसे बाद। होता है ना, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या चोर के जाने के बाद पुलिस आई थी, तो टाइम बताया गया है। या अभी बोल दे कि बच्चे के आने के बाद अध्यापक कमरे में आए थे, तो ये सब टाइम बताया गया है। या मान लो टिल वाला वह है तो बता दे कि जब तक तुम एक पेज लिखोगे तब तक मैं 2 पेज लिखूंगा, तो समय बताया यहाँ पर भी। तो समय बताने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इनको लिख दिया व्हेन, बिफोर, आफ्टर और टिल। ठीक, दूसरा केज आर रीजन बताने वाले, कारण बताने वाले कौन होते हैं? तो बिकॉज का प्रयोग किया जाता है, एज का प्रयोग किया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इनका प्रयोग कारण बताने के लिए करते हैं। फिर प्रपोज है। अच्छा देखना, थोड़ा सा हो सकता है कि मुंह से सुनने में आपके समझने में थोड़ी दिक्कत आए, तो स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। प्रपोज है, एक होता है उसको भी हम लोग प्रपोज पढ़ते हैं, बट उसका अर्थ प्रस्ताव रखना होता है। यहाँ प्रपोज है, इसका मतलब उद्देश्य होता है। ठीक, तो ये उद्देश्य वाला प्रपोज है। स्पेलिंग में वहाँ PRO होगा, लास्ट की यही रहेगी, यहाँ PUR होता है। तो इसका प्रयोग इसमें कौन से कंजक्शन यूज होते हैं? तो दैट यूज होता है और लेस्ट यूज होता है। अब ये थोड़ा खास है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, तो इसको नोट्स में मैंने लिख दिया है। क्या नोट है? पहला, दैट का प्रयोग ताकि के अर्थ में होता है। मतलब दैट का प्रयोग प्रपोज बताने के लिए जब आप करोगे तो ये अपना वहाँ पर जो अर्थ देगा वो ताकि होगा। फिर इसके बाद मे या माइट का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आप मे का प्रयोग कर लो, पास्ट टेंस है तो माइट। मतलब दैट अगर जिस वाक्य में है और प्रपोज बता रहा तो उस वाक्य में मे या माइट का प्रयोग कहीं ना कहीं किया जाता है। फिर दूसरा है लिस्ट। तो लिस्ट का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? कहीं ऐसा ना हो कि। कहीं ऐसा ना हो कि का अर्थ अगर देगा तो वहां हम क्या करेंगे? लिस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक, लिस्ट क्या है? लिस्ट निषेधात्मक है, इसलिए देखो अभी सब पे मैंने मात्राएं वो टोपी नहीं पहनाई है, लेकिन इस पे टोपी पहना दी है ताकि आपको विशेष हाईलाइट में रहे, ध्यान में रहे कि ये किस रूप में प्रयोग किया जाता है, निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। ठीक, और जब ये निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है तो इसीलिए इसके साथ हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, अगला है लिस्ट के बाद शुड का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी वाक्य में लिस्ट है तो उसमें शुड का प्रयोग कहीं ना कहीं जरूर हुआ होगा। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, कहीं ऐसा ना हो, है ना। ठीक, संभल के चलो, बरसात है, संभल के चलो, कहीं ऐसा ना हो फिसल जाओ, है ना। मेहनत से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ। तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए और ट्रेन छूट जाए। तो कहीं ऐसा ना हो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया है। वॉक फास्ट, तेज चलो। लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो यू शुड लेट, तुम्हें देर हो जाए। ठीक है, तो लिस्ट का प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया है। तो इस तरीके से आप प्रपोज तक हो गया। अभी और भी जो है मैं उसको भी लिख दे रहा हूं, तब तक आप इसे नोट कर लो। हाँ, तो अगला जो है वो है रिजल्ट आर कॉन्सिक्वेंस।
मतलब परिणाम बताने वाले, और परिणाम बताने के लिए सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग किया जाता है। मतलब सो रहेगा, फिर बीच में कुछ और रहेगा, उसके बाद दैट आएगा। तो यहाँ कंफ्यूजन ना हो इसलिए एग्जाम्पल लिख दिया इसका, ही इज सो पुअर। देखो यहाँ सो आ गया है, बीच में कुछ और है, फिर दैट आया है। तो ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है, दैट ही कैन नॉट बाय बुक्स, कि वह किताबें नहीं खरीद सकता। ठीक है। अगला कंडीशन शर्त बताने वाले, कंडीशन शर्त बताने के लिए, तो शर्त बताने के लिए हम इफ और अनलेस का यूज करते हैं। अब इनके बारे में आपको जानना है। इफ का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में किया जाता है, अनलेस का प्रयोग निगेटिव सेंस में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ही होता है, आगे देखो लिख दिया कि इसका अर्थ है इफ नॉट होता है। अगर अनलेस आपने लगा दिया तो इसका मतलब समझो आपने क्या लिख दिया, इफ नॉट। एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं कि जैसे मान लो हम लोग पढ़ाते हैं, इफ़ यू नॉट पे योर फीस, है ना, आई नॉट टीच यू, ये तुम अपनी फीस नहीं दोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। हाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं, आप पढ़ रहे हो पर एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, तो यहाँ भी, या एग्ज़ाम नज़दीक आए या ना आए, जब आप पढ़ोगे तभी होगा। अब बता दें इफ़ यू नॉट स्टडी वेल, यहाँ जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अब कोई ये सोचे खाली ये सुनकर, ये लेक्चर सुनकर उसे आ जाए तो असंभव है, नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा और ये लेक्चर सुन रहा है, ध्यान दे रहा है, तो ये भी संभव नहीं है कि उसे ना आए, है ना, उसको आना तो तय ही है, उसको आएगा। लेकिन जो खाली सुन ले रहा है और कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो वो सोचे कि खाली इसे पढ़कर आ जाएगा, तो नहीं आएगा। तो उसी को अगर मैं यहाँ बोलूँ कि इफ़ यू नॉट प्रॉपरली सॉल्व योर एक्सरसाइज देन यू नॉट लर्न प्रॉपरली, अगर तुम अच्छे से अपनी एक्सरसाइज नहीं करोगे तो तुम अच्छे से नहीं सीख पाओगे। ठीक, तो इफ हो गया। अब इसी में नहीं की बात आती थी, अगर मैं अनलेस लगा देता तो नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, वही यहाँ लिखा हूं। फिर अगला कंपैरिजन, तुलना बताने वाले, तो आपने एडजेक्टिव में पढ़ा था तुलना बताने के लिए देन 3 डिग्रियां होती थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव मूल अवस्था और कंपैरेटिव उसकी द्वितीय, 2 लोगों के बीच जब तुलना होती थी, और सुपरलेटिव जब बहुत सारे लोगों के बीच होती थी। तो वहाँ आपने देखा था 2 लोगों के बीच तुलना करने के लिए हम लोग देन का प्रयोग करते थे। तो यहाँ कंजक्शन देन है तो देन का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जाम्पल लिख दिया हूँ, बी स्पीक फास्टर देन बी राइट। जितना हम लिखते हैं उसकी तुलना में अगर बात कीजिए तो हम बोलते तेज हैं, मतलब हम बोलते तेज हैं लिखने की तुलना में, अर्थात हम तेज बोलते हैं, लिखते स्लो हैं। तो यहाँ पर फास्टर ER देखो लगा है, देन भी लगा है। अगला मैनर बताने वाले, मैनर मतलब रीत, ढंग, है ना, विधि, तरीका, ये सब बताने वाले कौन होते हैं, एज और सो। इसका एग्जाम्पल देखो लिख दिया, सी डिड उसने किया, एज माने जैसा, सी वाज आस्क्ड जैसा उसने कहा था, मतलब जिस तरीके से कहा था, जिस ढंग से कहा था उसी ढंग से उसने किया। तो ये हो गया। अब यहाँ सो से तो नाउन क्लॉज बन सकती है, लेकिन एज से नाउन क्लॉज कभी नहीं बनती, वो मैंने नोट में लिख दिया है। ठीक, आइए अब देखते हैं जो लास्ट था वो क्या है, कंसेशन, रियायत या छूट। परिचित है हम लोग इन शब्दों से, बात करते भैया कुछ छूट उठ है या नहीं है, या कंसेशन करेंगे या नहीं करेंगे, है ना, तो वही वाला कंसेशन है। कंसेशन बताने वाले तो 2 या ऑल दो का प्रयोग करते हैं। अब ऐसा नहीं सोच लेना है कि 2 कहीं और यूज होता है, ऑल दो कहीं और यूज होता है, दोनों एक ही शब्द हैं। तो इसलिए मैंने नोट में लिख दिया है 2 ऑल दो का संक्षिप्त रूप है। मतलब आप चाहो तो 2 लगाओ, चाहो तो ऑल दो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जहाँ कुछ भी लगा सकते हैं। अब इससे जुड़ी हुई 2 ऑल दो से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो यहाँ मैंने लिख रखा है। पहला, 2 ऑल दो के बाद बट का प्रयोग नहीं किया जाता। ये ध्यान देना है कि जिस वाक्य में आपने 2 या ऑल दो लगा दिया है वहाँ बट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, दूसरा है 2 ऑल दो के बाद दूसरे वाक्य में येट का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब बट नहीं लगा सकते,
तब क्या करेंगे, तो येट का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी दूसरे वाक्य में। ठीक, कर सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं कहती तो ना करो, लेकिन अगर करना चाहो तो येट का प्रयोग कर सकते हो। वही चीज नीचे लिख दिया हूं कि मॉडर्न इंग्लिश में येट का प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब पहले लोग करते थे, अभी जो इंग्लिश चलती है इसमें लोग येट का प्रयोग नहीं करते। अगर आप कर दोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये लोग करते नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल इसलिए लिख दिया, पहला जो मॉडर्न इंग्लिश पे आधारित है, दूसरा जो ओल्ड इंग्लिश पे आधारित है। आल्दो दो, इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हो आप। ही इज पुअर, फिर कॉमा ही इज हैप्पी। यहां देख लो, कुछ नहीं लगाया, कॉमा लगा दिया। वही चीज यहां लिखा हूं, आल्दो दो मतलब दोनों में से कोई एक, ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी, तो यहाँ येट लगा है जबकि यहाँ कॉमा लगा है। आप दोनों में से कुछ भी लिखोगे वो सही रहेगा। तो इस प्रकार कंजक्शन समाप्त हो गया। अब आप इसे नोट कर लो। तो अब हम लोग आ चुके हैं शब्द भेद का जो सबसे अंतिम भाग है, सबसे अंतिम पार्ट है, वो है इंटरजेक्शन, विस्मय बोधक शब्द। ठीक, क्या होता है विस्मय बोधक शब्द? इंटरजेक्शन उद्गारों का एक प्रदर्शन है। मतलब अगर आपके दिल में, जैसे आपके अंदर सभी रस भरे हुए हैं, अगर उसमें से कोई रस अचानक आ जाए, ठीक है, सभी रस हैं और सबका आना कभी ना कभी किसी न किसी स्थिति में तय है, लेकिन अगर अचानक आ जाता है तो वह इंटरजेक्शन में चला जाएगा। देखो लिखा गया इंग्लिश में, इंटरजेक्शन इज एन एक्सप्रेशन। इंटरजेक्शन एक उद्गार है ऑफ सडन माने अचानक, फीलिंग्स माने भावनाओं का। यहाँ हो सकता है आपको दिक्कत आती समझने में, इसलिए मैंने इंग्लिश लिख रखा है, यहाँ से समझो सडन फीलिंग, अचानक महसूस, अचानक जो भावनाएं मेरे अंदर आएंगी, आपके अंदर आएंगी या किसी के अंतर्गत आएंगी, उससे, ठीक, उससे जो हमारी स्थिति बनती है वो इंटरजेक्शन वाली हो जाती है, विस्मय हो जाता है। जैसे मान लो अभी सुबह आप किसी से मिले और दोपहर तक, शाम तक आपको पता चला वह मर गया, तो एक अजीब सा भाव आपके मन में उत्पन्न होगा, अरे अभी तो सुबह मिले थे। या आपके क्लास का एकदम घोंचू बच्चा, एकदम गंवार बच्चा, जिसे कुछ नहीं आता है, जिसके सब लोगों ने कल्पनाएं की थी, आशाएं की थी, ये फेल हो गया या कम नंबर पाएगा, और रिजल्ट निकले और आपके कोई मित्र आपको फ़ोन करके बताया कि हाँ उसका तो बहुत ज़्यादा नंबर आ गया या उसने क्लास टॉप कर दिया है, तो आपको उस समय जो आपके हृदय की भावनाएं होंगी, ऐसा सबके साथ कभी न कभी किसी न किसी स्थिति में हुआ होगा। तो मुझे भी सिर्फ याद दिलाना था, अब वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता यहाँ कि आपको कैसे बताऊं, ये सबके साथ कभी ना कभी हुआ होगा, तो उस एक्सप्रेशन को याद करो। वही एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन कहलाता है। अब इंटरजेक्शन के लिए कुछ शब्द हैं जो हम लोग वाक्यों में कैसे पहचानेंगे इंटरजेक्शन। अगर हम जिसको व्यक्त करने में इतनी परेशानियां हो रही हैं मुझे, तो वाक्य में कैसे पहचानेंगे? तो वाक्य में कुछ शब्द होते हैं, कुछ प्रतीक होते हैं, उन्हें देख करके हम पहचान लेते हैं। जैसे देखो, ब्रेवो, इसका मतलब शाबाश होता है। एलस, अफसोस होता है। हुर्रा, वाह होता है। हुज्जा, इसका भी वाह होता है। ओह, ओह का ओह होता है। वाट का क्या होता है, लेकिन यहाँ क्या जब मतलब सडन एक्सप्रेशन देगा तब हाउ, तब की स्थिति में है। आदि का प्रयोग इंटरजेक्शन में किया जाता है। एग्जाम्पल हमने कुछ लिख रखे हैं, जैसे हुर्रा वी ओन ए प्राइज, वाह हमने एक पुरस्कार जीत लिया। आशा नहीं थी, जीत गया तो बड़ी खुशी होती है, तो इंटरजेक्शन। एलस ही फेल, अफसोस है कि वह फेल हो गया। अगर आपका कोई मित्र, आपका कोई साथी फेल हो जाए तो अफसोस होता है। फिर व्हाट ए ब्यूटी, आप कोई मान लो सुंदर चीज देख लिए और उसके बाद अरे कितना सुंदर है, तो व्हाट ए ब्यूटी। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना कि ऐसे वाक्यों में प्राय विस्मय बोधक चिन्ह, डंडा खींच के बिंदी लगा दो, इसको विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं, ये लगा होता है। ठीक, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या किया, शब्द भेद पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया है। अब हम लोग ग्रामर की कोई नई चीज शुरुआत करेंगे, कोई नए चीज को पढ़ेंगे, लेकिन वो किसी नए वीडियो में ही करेंगे। ठीक।